नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एके बुक रीडर्स पे फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आज हम इसकी समरी आप लोगों को सुनाएंगे। दोस्तों, ये किताब इंग्लैंड के महान थियोरोलॉजिस्ट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। सन 1963 में उन्हें ALS नामक बीमारी हो गई, जिससे वे धीरे धीरे पैरालाइज के शिकार हो गए और एक दिन उनके बोलने की शक्ति भी चली गई। वे एक यंत्र की मदद से बात करते थे। सन 2018 में 76 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनको ब्रिटेन के 100 महान लोगों में स्थान प्राप्त है। ये किताब उन्होंने सामान्य जनता के लिए लिखी थी, जिसे फिजिक्स का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, और इसीलिए इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस और कोई फार्मूलाज नहीं है। दोस्तों, इस किताब के 12 चैप्टर हैं। चैप्टर 1, आवर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। विभिन्न लोगों ने यूनिवर्स की तरह तरह से परिकल्पना की है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल की, मीन्स अरस्तु की। उनके अकॉर्डिंग सूर्य धरती के चारों ओर घूमता था। अभी भी हमें सुबह सुबह सूर्य निकला हुआ दिखाई देता है। लेकिन बाद में गैलीलियो और केल्पर ने सिद्ध किया कि वास्तव में इसके उल्टा होता है। सूर्य स्थिर है, जबकि धरती और दूसरे प्लेनेट इसके चारों ओर घूमते हैं। जैसे हम बस में सफ़र करते हैं तो हमें स्थिर पेड़ पौधे भी चलते हुए लगते हैं, ऐसे ही हमें सूर्य भी चलता हुआ प्रतीत होता है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम सुनेंगे कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई और न्यूटन व आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज से यूनिवर्स को समझने में कैसे हेल्प की। चैप्टर नंबर 2, स्पेस एंड टाइम। इस चैप्टर में न्यूटन के ग्रेविटेशनल के नियम और आइंस्टाइन की दोनों रिलेटिविटी थ्योरीज को डिस्कस किया गया है। नंबर 1, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। दोस्तों, आपने स्कूल में न्यूटन का लॉ ऑफ द ग्रेविटेशनल तो पढ़ा होगा, जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स की हर चीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ये लॉ ज़्यादातर चीज़ों पर तो ठीक से लागू होता है, लेकिन आइंस्टाइन ने देखा कि लाइट पर यह लॉ लागू नहीं होता, और इसीलिए आइंस्टाइन ने न्यूटन के इस लॉ को स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट से रिप्लेस कर दिया और अपनी फेमस थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी दी। वैसे तो इस थ्योरी को समझना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसके लिए आप ये सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट सोच सकते हैं। मान लीजिए स्पेस टाइम एक कंबल की तरह हवा में लटका हुआ है। अब इसमें आप एक भारी गेंद रख दीजिए। इससे वो गेंद उस कंबल में धंस जाएगी और कंबल में सलवट सी पड़ जाएगी, जिसे स्पेस टाइम कर्चर कहते हैं। वो पहले की तरह सपाट नहीं रह पाएगा, इसी से ग्रेविटी उत्पन्न होती है। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन के इस थ्योरी को हम थ्रू एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे हैं। आप दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच उतना ही डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर आपका दोस्त बाहर खड़ा हो जाए और आप ट्रेन में हो, तो दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इस तरह के मोशन को रिलेटिव मोशन कहते हैं, जिसे न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था, और ये मूव कर रही चीज़ों पर लागू होता है। लेकिन आइंस्टाइन ने देखा कि लाइट पर यह कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, क्योंकि लाइट हमेशा एक ही स्पीड से ट्रेवल करती है और यूनिवर्स की कोई चीज़ उससे फास्ट नहीं है। अगर कोई आदमी लाइट जितनी स्पीड से स्पेस में चला जाए तो उसका टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। अब आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो फार्मूला के अनुसार टाइम कम हो जाएगा। मतलब उस आदमी का दूसरे ग्रह पर बिताया 1 घंटा पृथ्वी के 50 साल के बराबर भी हो सकता है। अगर वो स्पेस में 1 घंटा बिता कर आए तो पृथ्वी पर उसके बच्चे बूढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि उनके तो 50 साल बीत गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट पर कई फिल्में भी बनी हैं। चैप्टर नंबर 3, द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। दोस्तों, ये ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार एक्सपेंड हो रहा है। यूनिवर्स की सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसकी खोज डोपलर इफेक्ट के द्वारा की गई थी। जब हम लाइट को किसी प्रिज्म के पास ले जाते हैं तो वो इंद्रधनुष के 7 रंगों में बिखर जाती है। ऐसा ही गैलेक्सीज से आने वाली लाइट के साथ किया गया, लेकिन यह पाया गया कि सबसे ज़्यादा बिखराव रेड लाइट की तरफ हो रहा था। इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। फिर फिजिक्स के फार्मूला के द्वारा पता चला कि सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा है और हमारी पृथ्वी इसी का हिस्सा है। आपको पता होगा कि पृथ्वी लगातार खुद भी घूम रही है, तभी दिन और रात बनते हैं। इस फिनोमेना को समझने के लिए मान लीजिए कि दिल्ली से 2 बसें चलती हैं, एक लद्दाख के लिए और दूसरी कन्याकुमारी के लिए।
अब आप लद्दाख जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। जब दोनों बसें रवाना होगी तो वे एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। अब मान लीजिए कि आप अपनी बस में उठकर गोल गोल घूमने लगते हैं, तो आप घूम भी रहे होंगे और बस आपको दूसरी बस से दूर भी ले जा रही होगी। इस तरह दोनों बसें गैलेक्सीज हुई और आप पृथ्वी। दोस्तों, बसें तो अपने गंतव्य पर जाकर रुक जाती हैं, लेकिन ये गैलेक्सीज कहाँ रुकेंगी किसी को नहीं पता है। और ये भी नहीं पता कि यूनिवर्स का साइज कितना है। ये भी ब्रह्मांड की बहुत बड़ी मिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 4, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस यूनिवर्स की हर चीज एटम से बनी है, इसीलिए अगर यूनिवर्स को समझना है तो एटम को समझना पड़ेगा। एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। यानी अगर आप एक गेंद मान लीजिए तो गेंद के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, एक गोले में गेंद के बीच में, जबकि इलेक्ट्रॉन पूरी गेंद में रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता करना असंभव है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उस पर लाइट डालते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके दूसरे सेल्स में जंप कर जाता है। इसीलिए हम कभी उसकी सही पोजीशन का पता ही नहीं लगा सकते, और इसी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इस प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अनसर्टेन यानी अनिश्चित है, और जब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही सही से नहीं बता सकते तो यूनिवर्स के बारे में कैसे जान सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी इन्हीं से तो बना है। जब तक कि ऐसी तकनीकी विकसित नहीं की जाएगी जिससे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देख पाएं, तब तक यूनिवर्स के रहस्यों पर पर्दा ही पड़ा रहेगा। चैप्टर नंबर 5, एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड फोर्सेस ऑफ नेचर। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि एटॉम्स 3 सब एटॉम्स पार्टिकल से बनता है, जिसके नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब तो ये भी पता चल चुका है कि ये तीनों पार्टिकल्स और भी कई प्रकार के छोटे पार्टिकल से बनते हैं, जिन्हें कॉक्स, लेप्टम, बोसम कहते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से तरह तरह की फोर्सेस नेचर में पाई जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आदि। लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पर ये सारी फोर्स एक ही फोर्स बन जाती हैं और इसे ग्रैंड यूनिफिल्ड फोर्स कहते हैं, जिस पर अभी भी काफ़ी रिसर्च हो रहा है। चैप्टर नंबर 6, ब्लैक होल्स। जब भी किसी बहुत बड़े तारे की मृत्यु होती है तो वो सिकुड़ने लगता है। इससे उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि उसके अंदर जाने वाली कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ सकती, यहाँ तक कि वो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से उसे देखा ही नहीं जा सकता। किसी भी तारे को अगर ब्लैक होल बनना है तो उसका वजन हमारे सूर्य से 25 गुना ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मज़े की बात तो यह है कि अगर ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता तो फिर उसकी खोज कैसे हुई। वास्तव में ब्लैक होल एक्स-रे छोड़ता है। जब यूनिवर्स में तैनात टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में कहीं एक्स-रे मिलती हैं तो इसका मतलब वहाँ ब्लैक होल हो सकता है। कुछ ब्लैक होल्स स्थिर होते हैं, जबकि कुछ हल्की गति भी करते हैं। चैप्टर नंबर 7, हॉकिंग रेडिएशन। वैसे तो ब्लैक होल से कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ सकती, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने एक रेडिएशन ढूंढ ली थी जो ब्लैक होल से बाहर आ सकती थी। इसे ही हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया। वास्तव में जब कोई 2 पार्टिकल ब्लैक होल के पास से गुजरते हैं तो वे एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं। अब उनमें से एक पार्टिकल को ब्लैक होल अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन दूसरा पार्टिकल बचकर भाग निकलता है। दरअसल भागने के लिए वो अपना रूप बदलकर रेडिएशन बन जाता है। इसे ही हॉकिंग रेडिएशन बोला जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने यह भी खोजा कि धीरे धीरे ब्लैक होल का साइज सिकुड़ता जाता है और एक दिन वो पॉइंट बन के गायब हो जाता है और उससे जुड़ा स्पेस टाइम खत्म हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को सिंगुलरिटी भी कहते हैं। शुरुआत में किसी ने भी हॉकिंग की इस बात पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब यह बात साबित हो गई है कि एक दिन ब्लैक होल स्पेस में ही विलीन हो जाता है। चैप्टर नंबर 8, द ओरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स। इस चैप्टर में बताया गया है कि यूनिवर्स का जन्म आखिर हुआ कैसे। जब यूनिवर्स पैदा हुआ तभी से टाइम का भी जन्म माना जाता है। उससे पहले टाइम होता ही नहीं था। सबसे पहले यूनिवर्स सिर्फ एक गैस का गोला था, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और वो गुब्बारे की तरह फूलने लगा। जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उनमें विस्फोट हो गया और उसके टुकड़े चारों ओर फैलने लगे। इन्हीं टुकड़ों से प्लेनेट, स्टार्स, उल्कापिंड और गैलेक्सीज आदि बन गए। लेकिन रोचक बात यह है कि गैलेक्सीज अभी भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यूनिवर्स की उत्पत्ति को आसानी से समझने के लिए मान लीजिए आपके कमरे में एक पटाखा रखा हो और उसमें आग लगा दी जाए। जब वो पटाखा फटेगा
तो उसके पार्टिकल चारों ओर फैलने लगेंगे और कमरे की दीवार तक भी जा सकते हैं। लेकिन एक टाइम पर सब नीचे गिर जाएंगे क्योंकि उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही ब्रह्मांड के साथ है, लेकिन उसके टुकड़े जिन्हें हम गैलेक्सीज बोल रहे हैं वे अभी तक रुके नहीं हैं और भागते ही चले जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि वे कब रुकेंगे और क्या एक दिन वे वापस अंदर की तरफ आने लगेंगे। इससे टाइम की दिशा भी बदल सकती है, मतलब टाइम फ्यूचर से पास्ट की तरफ लौटने लगेगा। चैप्टर नंबर 9, द एरो ऑफ द टाइम। हॉकिंग कहते हैं कि टाइम की एक दिशा है, वो हमेशा पास्ट से फ्यूचर की तरफ ही चलता है। ऐसा टाइम के 3 एरो की वजह से होता है। नंबर 1, थर्मोडायनामिक एरो। जिस तरह यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, टाइम उसी तरफ चलता है। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर या बिखराव। जैसे कप अगर गिरकर टूटता है तो उसके टुकड़े बिखर जाते हैं। वे कभी बिखर कर जुड़ते नहीं हैं क्योंकि बिखराव से एंट्रोपी बढ़ती है। नंबर 2, साइकोलॉजिकल एरो। हम लोग पास्ट का तो याद रखते हैं लेकिन फ्यूचर का हमें कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए हमारी परसेप्शन के अनुसार भी टाइम पास्ट से फ्यूचर की तरफ चलता है। नंबर 3, कॉस्मोलॉजिकल एरो। जिस दिशा में यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, टाइम भी उसी तरफ जा रहा है। अगर एक दिन यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, मीन्स सिकुड़ने लगे, तो टाइम की दिशा भी उल्टी हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। इन 3 एरो से भी हमें ज्ञात होता है कि टाइम की एक दिशा है और वो हमेशा उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। चैप्टर नंबर 10, वार्म होल एंड टाइम ट्रेवल। अक्सर फिल्मों में आपने टाइम ट्रेवल के बारे में देखा होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक दिन फ्यूचर में आगे या पीछे जाना संभव हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें ऐसे सोर्स ढूंढने होंगे जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाएं। अभी तक ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला, इसीलिए असंभव जान पड़ता है। मगर हो सकता है फ्यूचर में ऐसे इन्वेंशन हो पाएं तो मनुष्य पास्ट और फ्यूचर में भी जा सकता है। ऐसे ही वार्म होल का कॉन्सेप्ट भी माना जाता है। वार्म होल भी ब्लैक होल की तरह माने जाते हैं, लेकिन उनमें कोई चीज़ इंटर करे तो वो उसी सेकंड यूनिवर्स में कहीं और दूसरी जगह पहुंच जाएगी। लाखों किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में तय हो सकती है। लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि वार्म होल में केवल एक्सोटिक मैटर ही सर्वाइव कर पाएगा जिसकी एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव हो। चैप्टर नंबर 11, द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। बहुत से साइंटिस्ट ने क्वांटम ग्रेविटी के लिए भी अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, लेकिन सबसे फेमस अभी तक सुपर स्ट्रेटिंग थ्योरी ही दी गई है। इसके अकॉर्डिंग सभी पार्टिकल्स एक स्ट्रिंग के रूप में होते हैं और वे कम से कम 10 डायमेंशंस में वाइब्रेट करते हैं। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक के अनुसार केवल 3 ही डायमेंशंस होते हैं और जनरल रिलेटिविटी में 4 डायमेंशंस होती हैं। लेकिन अभी तक सुपर स्ट्रिंग थ्योरी का कोई एविडेंस नहीं मिला है और साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12, कंक्लूजन। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मनुष्य अपने क्यूरियस नेचर की वजह से यूनिवर्स को जानना चाहता है। इसे जानकर भी हमारे लाइफस्टाइल या थिंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हमारी जिज्ञासा शांत हो सकती है, क्योंकि हम कभी भी यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हम अभी मौसम को ही कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। हॉकिंग ये भी कहते हैं कि शुरुआत में कॉस्मोलॉजी को धार्मिक कारणों से पढ़ा जाता था। लोगों को लगता था कि ग्रह नक्षत्र उनकी लाइफ में असर डालते हैं और शायद ईश्वर उनके जरिए हमें संदेश देता है। इसी से एस्ट्रोलॉजी का जन्म भी हुआ था, जिसे आज बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ब्रह्मांड को फिजिक्स और मैथ्स के इक्वेशन के जरिए ही समझते हैं। हॉकिंग कहते हैं कि यूनिवर्स को ठीक से समझने के लिए हमें सेंचुरीज लग जाएंगी और हो सकता है कि तब भी हम ज़्यादा न जान पाए, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी और मनुष्य आते जाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।